लोग पिछले चैप्टर में देख चुके थे पेज नंबर 5 तक एनसीईआरटी। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पेज 5 पर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे पेज 6। तो चलिए पेज 6 में क्या है, तो पेज 6 में एक टर्म आता है, ठीक है, जिसका नाम है मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास था कौन? तो 18 सेंचुरीज माना जाता है कि 18 सेंचुरीज में सोसाइटी में एक नए तरीके का ग्रुप जो था वो इमर्ज हुआ, जिसको क्या बोला गया है? मिडिल क्लास। जो क्या करता था? हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रुप्स एंड प्रोफेशंस। उनका मेन प्रोफेशन क्या था? ओवरसीज ट्रेडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग जो था गुड्स को, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना, ओवरसीज ट्रेडिंग में तो यही होती है। चलिए, अब ये जो मिडिल क्लास था वो क्या था? एजुकेटेड था, शिक्षित था। अब उनका बिलीव क्या था? तो बिलीव नो ग्रुप इन सोसाइटी बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। कोई भी ऐसा सोसाइटी, कोई भी ऐसा ग्रुप जो है सोसाइटी में नहीं होना चाहिए जिसको प्रिविलेज्ड मिले। किस बेस पर? बाय बर्थ पर। यानी कि बाय बर्थ के अनुसार आपको जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सब नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका जन्म किसी अच्छे प्लेस पर हुआ है, अच्छे जगह पर हुआ है। लाइक राजा का बेटा ही राजा क्यों बने? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क होने लगा। अगर वो एबल नहीं है तो उसको राजा नहीं बननी चाहिए। इंस्पायर्ड बाय द मिडिल। अब मिडिल क्लास जो था वो इंस्पायर किससे था? ठीक है, अरे पढ़े लिखे लोग क्या पढ़ेंगे? बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट फिलॉसफीज वगैरह ये सब की बुक्स स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जो बिलीव था, इंस्पिरेशन था, वो सिर्फ मिडिल क्लास अपने तक नहीं रहा, उसको वाइड स्प्रेड किया। कैसे? क्लासेस ऑफ सलून एंड कॉफी हाउसेस। ठीक है, सलून में जहाँ लोग बाल कटवाने जाते हैं वहाँ अब लोग आपस में बात करने लगे कि इस तरह की सोसाइटी है, इस तरह की सोसाइटी में ये होनी चाहिए। ठीक है, कॉफी हाउसेस में बात करने लगे हैं। पेपर्स वगैरह लोग जोर जोर से बोल के पढ़ते, पता है, पेपर्स वगैरह जोर जोर से बोल के पढ़ते। अच्छा, अब मानो क्यों पढ़ते थे, ऐसा क्यों करते थे? तो अब मानो कि सारे लोग तो सोसाइटी में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो सुन तो सकते थे, समझ तो सकते थे। दैट्स वाई वो जोर जोर से बोल के पढ़ते थे, ताकि लोग जो है उसको सुन सके, समझ सके एटलीस्ट। ठीक है, तो फिलोसोफर से इंस्पायर्ड थे कौन? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन था? तो वेल एजुकेटेड क्लास था, जिसका बिलीव क्या था कि सोसाइटी में वैसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए जिनको प्रिविलेजेस मिले बाय बर्थ के अनुसार। मेन वर्क क्या था? तो ओवरसीज ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इनका प्रोफेशन के तौर पर था। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में है डिफरेंट फिलोसोफर्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, क्या नहीं। अब फिलोसोफर का एक हम लोग नेक्स्ट पेज में, यानी पेज नंबर 7 में फिलोसोफर्स का ही पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ताकि फिलोसोफर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आएगा ही आएगा। फिलोसोफर आता ही आता है, एनटीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलोसोफर, क्योंकि यही 9th के जो फिलोसोफर हैं वही उनका ही इंट्रोडक्शन होता है क्लास 10th में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नंबर 7 पे। 7 में जैसे कि हम लोग अभी बात किए कि फिलोसोफर्स और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो पहला जो फिलोसोफर आता है वो आते हैं हमारे जॉन लॉक। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। अब इस बुक में सजेस्ट क्या किया गया था? विच हैज क्रिटिसाइज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूटिस्ट या एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। मोनार्की के पास जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं। अच्छा, अब दोस्तों एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब हिंदी में बोलते हैं निरंकुश। नो वन हैज कंट्रोल द पावर। द पावर्स बिलोंग टू अ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज एब्सोल्यूट। ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर 1 में आपको मिलेगा पहले ही पेज पर एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, तो एब्सोल्यूटिस्ट राइट्स या एब्सोल्यूटिस्ट पावर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। इट मींस क्या हो जाएगा? मोनार्की, राजा के पास, एक पर्सन के पास सबसे ज्यादा पावर है। और कौन सा होता है? डिक्टेटरशिप, एक पर्सन के पास सारे पावर्स हैं। ठीक है,
तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूटिस्ट पावर के अगेंस्ट थे जॉन लॉक। सेकेंड फिलोसफर आते हैं जीन जैकब रूसो। अब जीन जैकब रूसो ने क्या लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये उनकी बुक थी। इस बुक में इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इट मींस गवर्नमेंट किस बेस पर बननी चाहिए? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लोगों का राय उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और लोगों के क्या हो? लोगों के पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ में लोगों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। अब है मॉन्टेस्क्यू, हमारे तीसरे और आखिरी फिलोसोफर। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक में क्या सजेस्ट किया था कि पावर का डिवीजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और सारा पावर्स एक आदमी के पास है, तो वो तो फिर से मोनार्की और डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल हो जाएगा। वो उसी तरीके से मनमाने ढंग से वो लोग वर्क करेंगे। तो इस वजह से पावर का, गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो पावर का डिवीजन कैसे हो? तो एक पावर जाए लेजिस्लेटिव के पास, एक पावर जाए एक्सिक्यूटिव के पास, और तीसरा पावर किसके पास जाए? जुडिशरी के पास। आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन फिर से बता देते हैं। लेजिस्लेटिव मीन्स क्या होता है? हु मेक द लॉ, ठीक है, जो लॉ बनाते हैं, मीन्स हमारा पार्लियामेंट। एक्सिक्यूटिव हु एक्सिक्यूट द लॉ, जो लॉ को एक्सिक्यूट करते हैं, लाइक हमारे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर्स। चलिए थर्ड वन आता है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी का क्या वर्क है? कि जो लॉ फॉलो नहीं करता है उसको पनिश देना। हु डजंट फॉलो द लॉ पनिश्ड हिम, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 8 पे, ठीक है। नंबर 8 में है आपका द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि आपका रिवॉल्यूशन जो था वो आउटब्रेक्स कैसे हुआ था, ठीक है। तो पहला आते हैं इन फ्रांस द ओल्ड रिज्म द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। इट मींस जो राजा था किंग लुइस 16, वो अपने मन से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था। उसको किसकी जरूरत होती थी? ई स्टेट जनरल की। अब ई स्टेट जनरल कौन होते थे? A political body to which 3 e-states sent their representative, ठीक है। ई-स्टेट जनरल कौन होते थे? तो पॉलिटिकल बॉडी थे किसके? ई-स्टेट जनरल के। कितने ई-स्टेट्स थे हमारे पास? फर्स्ट ई-स्टेट, सेकंड ई-स्टेट और थर्ड ई-स्टेट। पहले फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं किया है क्लास, उन लोगों ने वो क्लास जरूर कर लें, क्योंकि वो एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर का। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, या फिर अपने सामने बुक्स रखें और बुक्स में अंडरलाइन करें, क्वेश्चंस मार्क करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप मेरे साथ पढ़ें तो वो ज़्यादा आसान है। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो किंग था, मोनार्क जो था लुइस 16, वो जो था उसके पास ये पावर नहीं थी कि वो अपने मन से टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। उसको किसकी नीड होती थी? ई स्टेट जनरल की, ठीक है। ई स्टेट जनरल कितने थे? फर्स्ट ई स्टेट के एक जनरल, सेकंड ई स्टेट के एक ई स्टेट जनरल और थर्ड ई स्टेट के एक ई जनरल, ठीक है। यानी कि तीनों इस ई स्टेट्स के एक एक ई स्टेट जनरल हुआ करते थे, ठीक है। लास्ट टाइम इसकी मीटिंग कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो लास्ट टाइम ये स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में हुई थी, ठीक है। देखिएगा 1614 ज्यादातर लोगों को फोन नंबर याद होता है, तो आप फोन नंबर के तौर पर ही इस डेट सबको, जितने भी डेट्स आएंगे उन सबको याद रखिए। 14 में सबसे लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद 1789 में बुलाई गई थी। The E-State General was passed proposal for new taxes on 5th May 1789। अब E-State General ने जो टैक्सेस इंक्रीज करने का प्रपोजल था वो कब पास किया था? तो वो पास किया था 5th May 1789। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि when was the E-State General pass proposal of the new taxes? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5th May 1789, ठीक है। याद रखिएगा 14 जुलाई पहला ही लाइन था आपके बुक का, चैप्टर का।
चलिए अब कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव आए वो देख लीजिए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों से 300 ईच रिप्रेजेंटेटिव आए। थर्ड स्टेट से कितने आए? 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट से आए। और लोगों का लुईस 16 पर इतना ज्यादा भरोसा था, इतना ज्यादा बिलीव था कि उन लोगों का मानना था कि नहीं हमारे किंग हैं तो ये हम लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं शायद नहीं जानते हैं, दैट्स वाई ये टैक्सेस इंक्रीज करने की कोशिश में है। इस वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स जो था लोगों ने लेटर्स में लिखे, जो करीबन कितने लेटर्स थे? तो 40,000 लेटर्स थर्ड स्टेट के मेंबर्स अपने साथ लेके आए थे और किंग को दिया था। ठीक है, अब आते हैं वोटिंग इन ई स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच ई स्टेट वन वोट, यानी कि हर एक ई स्टेट का अभी हम लोग बात किए तो ये ओल्ड व्यू था, ओल्ड वैल्यू था, ओल्ड प्रोसीजर था। ठीक है, जिसके थ्रू ये लोग अपना जो प्रिंसिपल था उसके थ्रू हर एक ई स्टेट के पास एक वोट होते थे। बट जो थर्ड स्टेट था उसकी डिमांड क्या थी कि ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, हर एक मेंबर के पास एक वोट हो। ठीक है, द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, और थर्ड स्टेट वहां से क्या कर गए? वॉकआउट कर गए। ठीक है, और इस पूरे असेंबली का वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। प्रोटेस्ट के बाद की स्टोरी भी आपकी पेज नंबर 8 में ही है थोड़ी सी, तो हम जो इस अभी हम लोग जो इसके बाद पढ़ेंगे उसमें पेज नंबर 8 और 9 दोनों को एक साथ मर्ज करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 8 एंड 9 बोथ, क्योंकि ई स्टेट जनरल नेशनल असेंबली तो बन गए। अब इसके लीडर्स कौन थे? तो लीडर कौन कौन थे? एबेसियस एंड मेराव्यू। अब ये एबेसियस कौन थे, मेराव्यू कौन थे, आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो विंटर में लोगों के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसके बारे में हम लोग पेज नंबर 9 में पढ़ेंगे। तो 8 एंड 9 हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पढ़ रहे हैं पेज नंबर 8 और 9 का कुछ पार्ट है इसमें, जैसे एबेसियस का पार्ट जो है वो पेज नंबर 9 का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वो पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके। किंग ने जो थर्ड स्टेट का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या प्रपोजल था? व्हाट वाज द प्रपोजल दैट वाज रिजेक्टेड बाय द किंग? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आंसर क्या होगा कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का प्रपोजल थर्ड स्टेट ने लुईस 16 के सामने रखा था। लुईस 16 ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वहां से रिजेक्ट करने के बाद जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट के पास यानी कि वर्साइल में ये लोग इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं और शोर लेते हैं, यानी कि स्वेयर करते हैं, कसम उठाते हैं कि वो नेशनल असेंबली अपने आप को सबसे पहले कोर्ट में आते हैं। नेक्स्ट वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं क्या कि वो क्या बनाएंगे, क्या है, अब नेशनल असेंबली के अंडर है। और वो कसम उठाते हैं कि जब तक वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। ठीक है, अब नेशनल असेंबली जो है उसके लीडर जानना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से लीडर थे? एबेसियस एंड मेराव्यू। आप जितना ज्यादा बार बोलिए उतना ज्यादा बार अच्छा है। ठीक है, आपको याद हो जाएगी। और प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो जितनी भी मेहनत हो रही है वो सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब जब बढ़ता है तो हमारी भी एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होती है। मेरा व्यू जो है वो कौन था? तो नोबेल फैमिली से बिलोंग करता था। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट हाफ में फ्रेंच सोसाइटी जो हम लोगों ने पढ़ाया था उसमें पिछले वीडियो में, तो नोबेल्स कौन होते थे? तो किंग एंड किंग के रिलेटिव्स, और ये सेकेंड स्टेट्स में आते थे। ठीक है, इनका बिलीव क्या था मेरा व्यू का कि जितने भी फ्यूडल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म कर देने चाहिए। अब है सेकंड लीडर जो कि है हमारा एबेसियस। एबेसियस जो था वो प्रोफेशनली क्या था? तो प्रीस्ट था। और उस टाइम में उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स बनाए थे, जिस पैम्पलेट्स पर लिखा होता था ज्यादातर व्हाट इज थर्ड स्टेट, जो कि उस टाइम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। चलिए, तो ये पेज नंबर 8 था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम आए। ठीक है, और हम लोग फटाफट पहुंचते हैं पेज नंबर 9 पे। तो हम लोग आते हैं पेज नंबर 9 पे। तो 9 में है जो सारा सिचुएशन जो क्रिएट हुआ वो हम लोग देखते हैं। A severe winter had been meant of the bad harvest, the prices was, it was
रोज। बहुत ही ज़्यादा बैड, बहुत ही सीवियर विंटर आया था, जिस वजह से हार्वेस्ट जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और हार्वेस्ट जब बर्बाद होगी तो क्या होगी, ब्रेड की प्राइसेस जो थी वो बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसी टाइम क्या हुआ, एट द सेम टाइम एक र्यूमर वाइड स्प्रेड हुआ, द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। ठीक है, तो ये र्यूमर हम लोग पहले पेज पर ही पढ़े थे, र्यूमर जो था वो वाइड स्प्रेड हुआ था। ठीक है, इन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बस्टाइल। ठीक है, जो एगिटेटेड, परेशान और तब उलझा हुआ जो क्राउड था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है बस्टाइल को। कंट्री साइड में भी ये र्यूमर वाइड स्प्रेड होती है। ठीक है, कौन सा र्यूमर, कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैन्योर हैं उन्होंने हायर क्या किया है, बैंड्स ऑफ ब्रिजेंट्स को हायर किया है, यानी कि जो गुंडे मवाली इन सबको जो था उनका कोई गैंग हुआ करता था। ठीक है, जो ऑर्डर देने पर किसी को भी मारते थे या फिर किडनैपिंग वगैरह, उनके लिए इस्तेमाल होता है बैंड्स ऑफ ब्रिजेंट्स। ठीक है, who were their way to destroy the रीप क्रॉप्स। अब गांव वालों के सामने क्या हुआ कि जो पका हुआ फसल है उसके लिए गैंग आ रहा है जो उस पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। ये र्यूमर वाइड स्प्रेड हुआ। अब इस र्यूमर्स में क्या हुआ कि पीसेंट जो थे वो सैटोज पर अटैक करना स्टार्ट किए। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन CHATEAUX है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सैटोज। ठीक है, सैटोज का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा किला आप कह सकते हो, जहां पर मैनोर जो थे वो रहा करते थे। ठीक है, अब पीसेंट जो है सैटोज पर हमला करते हैं और अटैक करने के बाद वो ग्रेन्स को लूट लेते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे को जला देते हैं। जो मैनोरियल ड्यूज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह थे या जो बाकी था इस तरह का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ये लोग जला देते हैं। लुई 16 फाइनली क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, नेशनल असेंबली को, और एक्सेप्ट करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ ठीक है बाबा, आपको जैसे बनाना है वैसे बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ। ठीक है, अब जैसे ही ये लुई 16 इसको एक्सेप्ट करते हैं, मेंबर ऑफ क्लर्गी टू वाज फोर्स्ड टू गिव देयर प्रिविलेजेस। अब किंग तो एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि नॉबल्स कर लिया, तो क्लर्गी यानी कि फर्स्ट इंस्टीट्यूट को भी जबरदस्ती बोला जाता है कि आप भी ये प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कीजिए और क्या कीजिए, और इसी जैसे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, टेथ्स जो था, ठीक है, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। याद होगा टेथ्स एंड टेल्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों को इसमें कुछ टर्म्स या टेथ्स के बारे में नहीं समझ में आया, पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10। देखते हैं पेज नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। तो इसका टॉपिक क्या है हमारा, फ्रेंच बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस जो था वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद उसने क्या क्या चेंजिंग किए उनके बारे में है। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली ने क्या शो किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग करने का। तो इसने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली, कब की, ये क्वेश्चन पूछता है। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1791। 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बन के रेडी हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। किसका थॉट प्रोसेस था ये, कौन से फिलोसोफर का, हमारा मॉन्टेस्क्यू। अब इस फिलोसोफर के अनुसार, इसके बाद इसने क्या किया कि सिटीजन्स को, फ्रांस के सिटीजन्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया एक्टिव सिटीजन, दूसरे को बोला गया पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे वो देख लीजिए। एक्टिव सिटीजन दोस्त वो होते थे जिनका एज पहले क्या हो, 25 ईयर्स से ऊपर, और सिर्फ मैन नॉट वुमेन, 25 ईयर्स से ऊपर हो, और वो अपने डेली के कमाई का करीबन 3 डेज का वो लेबर वेजेस जो है, जो कमाई का हिस्सा है 3 दिन का, उनको टैक्स के तौर पर, उनके इक्वल उनको टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है, तभी वो क्या कर सकते थे, वोट देने की पावर उनके पास होती। अब देखिए पैसिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन्स कौन होते थे, तो इनसे रेस्ट जो भी बचे, जो टैक्स पे नहीं करते, वैसे मैन, और विमेन तो सबके सारे के सारे विमेन्स को पैसिव सिटीजन्स के अंदर रख दिया गया। अब आइए नेक्स्ट आते हैं। अब कौन होते जो एक्चुअल में
फ्रांस में एज अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड कर सकते थे। ठीक है, कौन होते वो लोग? तो क्वालिफाई एज एन द इलेक्टोरल and then as a member of assembly a man had to belong to a highest bracket of a tax pay। जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर सकता था वही अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपना नेम दे सकता था या फिर अपने आप को खड़ा कर सकता। अच्छा, अब इस तरह की सोसाइटी में किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, किसके पास पावर जाएगा? जो वेल्दियर सेक्शन थी सिर्फ उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर आया। जो पुअर लोग थे उनके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं आया, विमेंस के पास कोई पावर नहीं आया। जो विमेंस वाला सेक्शन आपको पढ़ना है उसमें भी इसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का इसी के साथ पेज नंबर 10 समाप्त होता है। आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं पेज नंबर 11। ठीक, चलिए हम लोग पहुंच गए हैं पेज नंबर 11 में। इस पेज में क्या पढ़ना है आपको? तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन। देखिएगा यहाँ मेंशन किया है मैन, कहीं भी विमेन का मेंशन नहीं किया है, क्योंकि पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो वोट देने के राइट्स थे वो किसके पास थे? मैन के पास थे। ठीक है, तो चलिए अब डिक्लेरेशन में हम लोग को पढ़ना है कि किस किस तरह के राइट्स इनको दिए गए। कौन कौन से राइट थे? तो हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे राइट्स थे। इन सारे राइट्स को इन्होंने किस में रख दिया? क्या बोला इसको? तो नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स इनको बोला। अब इनएलिनिएबल का मतलब क्या होता है? तो जो आपसे कोई भी ना छीन सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनएलिनिएबल राइट्स। ठीक है, अब ये इसकी प्रोटेक्शन की ड्यूटी किसको दे दी गई? सारे के सारे स्टेट्स को। स्टेट ही इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इस पर बेस का क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के ही पूछे जाते हैं। अब अच्छा, ड्रॉ क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो आप अभी एक्सप्लेन किए हम लोगों ने, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स के लिए पूछता है तो आप ये मत लिखना। ठीक है, इसके लिए आप एनसीईआरटी का बुक, जैसे ये एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 11 यहाँ देख रहे हैं आप, सोर्स सी यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन भी किया कर दिया गया है सोर्स सी। इसके पॉइंट नंबर भी यहाँ मेंशन किए गए हैं जो जो आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और 11, इस तरह करके सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आप एक जगह लिख लो और उसको याद कर लो। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। और हम लोग नेक्स्ट डे लेके आएंगे, कोशिश करेंगे 5 या 6 पेज आपको कंप्लीट किया जाए। कोशिश करेंगे एक एक सेक्शन करके कंप्लीट किया जाए। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही एनर्जी देती है कि और भी बेटर वे में पढ़ाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।